वेलकम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, उसके तमाम नोट्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इन प्रोटॉन्स और इन न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कम से कम वो तादाद विच इज एडेड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, ऑफ जेड प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स। अभी हमने बात की कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए कम से कम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, वो क्या है? वो बाइंडिंग एनर्जी है। दोबारा पढ़ें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एडेड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस ऑफ जेड प्रोटॉन्स एंड एन न्यूट्रॉन्स कंप्लीटली, सो दैट दे आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ ऊपर लिखी हुई है, उसको देख दें। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, एनर्जी की तमाम वो तादाद जो कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के काम आए, सच दैट इट्स न्यूक्लियॉन्स, कुछ इस तरह से कि उसके न्यूक्लियॉन्स जो है वो सेपरेट हो जाए। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम मिला के क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक हो गई बात? चलें आगे देखते हैं। न्यूक्लियस इज स्टेबल, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बात आपने याद रखनी है। एक न्यूक्लियस को क्या चीज स्टेबल बनाती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखें, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स भी मौजूद है, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है, काफी ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। सेम चार्जेस है ना, तो सेम पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं या चार्जेस है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और न्यूक्लियस के अंदर ही एक और फोर्स होती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो डोमिनेंट होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। यही बात यहाँ लिखा है, न्यूक्लियस इज स्टेबल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स, ये वाली फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, बॉन्ड्स ऑल न्यूक्लियॉन्स इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसकी वजह से ही तो न्यूक्लियॉन्स बहुत ही ज्यादा कम वॉल्यूम में बाउंड हुए होते हैं। व्हेन न्यूक्लियॉन्स ब्रेक, जब न्यूक्लियॉन्स को तोड़ा जाता है, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जाहिर सी बात है, अब उतनी ही अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी जो कि उन न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रेजेंट होगी, जो कि उन्हें बॉन्ड करने के काम आती है। जब न्यूक्लियॉन को तोड़ा गया तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इनको हेल्ड करने के, इनको आपस में जोड़े रखने के काम आती थी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन सच न्यूक्लियॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियस। तो जब इस तरह के न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। सिंपल। ये एक पेज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट करें और एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। यूं दो डेफिनेशन और साथ में ये एक्सप्लेनेशन।